5 मिनट अपनी क्लास चालू करते हैं। ओके, जस्ट 5 मिनट के अंदर। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। और 5 मिनट में ना, जस्ट 2 मिनट, 5 मिनट तो क्या, 2 ही मिनट में अपनी क्लास चालू करते हैं, जस्ट 2 मिनट। एक मिनट में बस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अबे अबे चलो, एक बार कंफर्म कर देना, ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करें। क्लियर है? ठीक है। एक चीज, जो लोग गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जो स्क्रीन चालू रखता हूँ वो रखता हूँ वेब, जो अपनी ऐप वाली है, जो वेबसाइट वाली है, जहाँ पर क्लास रिकॉर्ड होती है। वो मैं इसलिए यहाँ पर चालू करता हूँ ताकि मेरे को दिखता रहे कि जो स्क्रीन आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है वो सही है या नहीं, उसमें कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो। इसलिए आप लोग अगर गूगल मीट पे कोई भी मैसेज करते हो तो अगर उसका रिप्लाई मैं ना कर पाऊँ तो प्लीज़ ये मत सोचना मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन गूगल मीट वाली मैंने खोल नहीं रखी है, तो अगर मैं बीच बीच में देख लूँगा तब आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप नॉर्मली जो अपने पास है कि आप वॉइस चैट कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, उसमें मेरे पास आवाज़ आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखना। तो अब अपने क्लास चालू करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, अब जो पार्टनरशिप एक्ट के आपके टॉपिक है ना, वो बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ है नहीं। उसमें अगर आपको फालतू के अंदर केस लॉज लिखवाने हैं या सिर्फ सवनी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को मुश्किल करना है तो अपने केस लॉज लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि आप पार्टनरशिप एक्ट को 2 पार्ट में लेकर चलोगे। हालांकि सोगा को भी ऐसे ही करना, कोइंसिडेंटली पार्टनरशिप में भी यही बन रहा है। सेक्शन 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 का एरिया पहले अच्छे से करोगे, फिर आगे का करना। ठीक है, हालांकि अगर आप 1 से लेकर 30 का एरिया कर चुके होगे तो आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं पार्टनरशिप एक्ट। होप सो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आपको समझ आया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक को लेकर कि भाई नहीं समझ आया, क्लास उस दिन नहीं की थी, या उस दिन क्लास की थी पर अब भूल गए, डाउट है, कुछ भी हो, आप कभी भी फोन कर सकते हो। आपको जब मन करे, जब डाउट पूछना हो तब पूछ लेना। ये मत सोचना कि भाई मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने क्लास की कि नहीं की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि आपका जो भी डाउट हो आप पूछ लिया करो, वो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है, रेदर देन कि आप ये सोचते रह जाओ कि भाई पूछें कि ना पूछें। उससे तो फिर एट द एंड जब नहीं पूछोगे तो वो डाउट रह ही जाएगा, नुकसान तो फिर होना ही है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर जो भी पूछना है अभी पूछ लेना। ठीक है, तो अपने क्लास चालू करते हैं। हाँ, इस महीने में तो आराम से, कोशिश तो थी इस हफ्ते में, बट इस हफ्ते में तो नहीं, अगले हफ्ते की 1 या 2 क्लासेस के अंदर अपने इसको जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब अपनी क्लास चालू कर दे। किसी का कोई भी सवाल, ताकि अपने क्लास चालू कर सके। ओके।
सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से, क्या अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म डिसॉल्व मानी जाती है क्या? फर्म खत्म मानी जाएगी क्या? कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी क्या? सॉरी, ठीक है, नहीं मानी जाती है। आज अपने यही टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक कुछ ऐसे से होंगे, पार्टनर को इंट्रोड्यूस कब किया जा सकता है, मतलब किसी भी नए आदमी को पार्टनर के तौर पर जोड़ा कब जा सकता है, अगर कोई पार्टनर जाना चाहे, रिटायर होना चाहे, तो वो कैसे होगा, किसी पार्टनर को निकाला कैसे जा सकता है, एक तो है पार्टनर खुद जा रहा है वो रिटायर, पार्टनर को निकालना अगर चाह रहे हो तो वो कैसे होगा। उसके बाद ये है कि अगर कोई पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, तब क्या होगा। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तब क्या होगा, जिसको लेकर अपनी छोटी सी ट्रिक है। आयरलैंड, IRE, आयरलैंड एक देश है, आयरलैंड के अंदर आईडी है मैंडेटरी, जैसे अपने इंडिया के अंदर आधार कार्ड मैंडेटरी है, आयरलैंड के अंदर आईडी है मैंडेटरी। आई से इंट्रोड्यूस, आर से रिटायर, ई से एक्सपेंशन, आई से इंसॉल्वेंसी, डी से डेथ। ये चीज याद रख लेना इस पूरे टॉपिक के अंदर, चाहे वो हमसे कुछ भी पूछ ले कि भैया अगर किसी पार्टनर को निकाल दिया जाता है तो क्या फर्म डिसॉल्व होगी, क्या ये कर दिया जाता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। सिंपल सा लॉजिक है। कानून कहता है कि भाई चलो ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ये पार्टनर रिटायर कर गया, कैसे भी बोल दो, रिटायर कर गया, मर गया, कोई भी ग्राउंड ले लो इसमें से। फर्म का नाम था AB&कंपनी। अब कौन बचा, अब बचा कौन? हाँ जी, स्क्रीन हैंग तो नहीं हो रही ना? ठीक है, बचा कौन? ए बचा। अब एक चीज ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगेन एक एग्जांपल, तीन पार्टनर है, फर्म का नाम है ABC कंपनी, इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, अब बचा कौन? A एंड B। अब ध्यान देना, कानून सिंपल सी बात बोलता है कि भैया अगर कोई भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म कभी भी खत्म नहीं मानी जाती है। हाँ, अगर कहीं पर पार्टनर ही दो है और एक पार्टनर चला गया तो अकेला पार्टनर, तो फिर वो पार्टनरशिप रहेगी नहीं। तो हम ये बोल देते हैं कि अगर दो पार्टनर है उनमें से एक मर जाता है, रिटायर हो जाता है, तब हम फिर भी बोल देते हैं कि फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक आदमी तो एज पर लॉ पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती ना, इसलिए ऐसा नहीं कि इसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हुई है, एक आदमी, अकेला आदमी पार्टनरशिप चला नहीं सकता, वो पार्टनरशिप मानी नहीं जाती, इसलिए यहां पर हम बोलेंगे ना फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ये जो फर्म है ना, जो ABC&कंपनी, ये ABC&कंपनी ही चलेगी। बस होगा क्या, ये पार्टनर चला गया, अब नए पार्टनर कौन हो जाएंगे? A एंड B। कौन हो जाएंगे नए पार्टनर? A एंड B। ये अपने बोलते हैं कि भैया अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, मर रहा है, निकाला जा रहा है, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। जो भी बचे हुए पार्टनर हैं, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। पहली बात, फर्म उसी नेम से कंटिन्यू होगी, जो भी बचे हुए पार्टनर है वो पार्टनर बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर ही दो थे तो कहा, तो हम बोलते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो गई। वो भी क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी वजह से, रिटायर होने की वजह से फर्म डिसॉल्व हुई है। फर्म डिसॉल्व क्यों हुई है? क्योंकि भैया एक आदमी की पार्टनरशिप हो नहीं सकती ना। अब ये पार्टनरशिप फर्म ना कहलाकर हम इसको बोल देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला आदमी जब व्यापार करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, ताकि मैं इस टॉपिक को चालू कर सकूं। हाँ जी, ठीक है, अब ध्यान देना। हमारे लिए आज की जो ये टॉपिक है वो है IRE आईडी। आयरलैंड में आईडी है मैंडेटरी। अब आ जाइए, आई का पहला मतलब क्या है। हुँ? अगर आपसे ये पूछा जाए, एक फर्म है ABC, ये एक पर्सन है D, इसको पार्टनर के तौर पर ऐड करना चाहते हैं,
सभी की सहमति चाहिए या मेजोरिटी की सहमति चाहिए? सभी की सहमति चाहिए या मेजोरिटी की चाहिए? अब आ जाइए सेक्शन 31 जो ये बोलता है कि अगर किसी भी फर्म के अंदर आपको नए पार्टनर को ऐड करना है तो रूल सिर्फ सिंपल सा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की सहमति चाहिए। उन सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना आप इंट्रोड्यूस या ऐड, इंट्रोड्यूस का मतलब है ऐड, तो ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को आपको फर्म के अंदर ऐड करना है एज पार्टनर्स तो सबकी कंसेंट चाहिए। ऑल पार्टनर्स कंसेंट, जो पहले से पार्टनर्स है ना उन सभी की कंसेंट चाहिए। अब ध्यान देना, एक और बात इसमें पूछी जाती है कि भाई ये जो बंदा है, सपोज इस बंदे को फर्म में ऐड किया गया 1 जनवरी 2026, फर्म की कोई देनदारी थी जो बनती थी 30 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर को फर्म ने कोई किसी से उधार लिए थे पैसे 1 लाख रुपए। क्या ये बंदा इसके लिए लायबल होगा? हाँ जी, एनीबडी। तो ये कह रहा है कि नहीं साहब, कोई कोई ऐसा जो ये सोच रहा है कि नहीं सर लायबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अब तो ये पार्टनर बन गया ना, अब तो ये फर्म में आ गया ना। ध्यान दे देना, बात आपकी बिल्कुल सही है। रूल इसमें सिंपल सा है, पर ये मैं आप अभी सिंपल इतना है नहीं, अभी इसमें छोटा सा ट्विस्ट आएगा। किसी भी पर्सन को आप फर्म के अंदर ऐड कर सकते हो एज पार्टनर, बस ये है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। दूसरी बात, ये जो एडेड पर्सन है जिसको हम बोल सकते हैं एडेड पार्टनर या न्यू पार्टनर, ये सिर्फ लायबल होगा उन्हीं एक्ट्स के लिए जो आफ्टर हुए हैं इसके ऐड होने के, इसके फर्म में जुड़ने के बाद जो हुए हैं, इसके फर्म में जुड़ने, बिल्कुल गुंजन जी आपका आंसर सही है, इसके फर्म में जुड़ने के बाद जो हुए हैं। अब ध्यान देना, ये है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि भैया किसी भी पार्टनर को अगर आपको ऐड करना है तो आपको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। सभी पार्टनर्स कौन से? जो पहले से। दूसरी बात, अगर किसी भी पार्टनर को ऐड किया गया है तो वो नया पार्टनर सिर्फ तभी लायबल होगा या उन्हीं एक्स के लिए लायबल होगा जो उसके ऐड होने के बाद किए गए। फर्म का पहले से कोई कर्जा था, फर्म की पहले से कोई देनदारियां थी, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, उसके लिए उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। दो बात, ये जो हम बोल रहे हैं ये है जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब ये है कि अगर कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। अब ये क्या बात है सर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसमें। ए, बी और सी पार्टनर है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें ये है कि भैया ए कभी भी अपने बच्चे को, लड़के को पार्टनर के तौर पर ऐड कर सकता है जब वो लड़का 18 साल का हो जाए। अगर भाई ए को कह रखा है भाई जब तेरा बच्चा 18 साल का हो जाए ना तब तो उसको पार्टनर के तौर पर ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कहानी ये होती है कि जब ये बच्चा 18 साल का होता है, ए उसको ऐड करने का चले आता है, उसको बोलता है कि भैया, उनको बोलता है कि भैया यार वो मेरे बेटे को ऐड कर दो, ये लोग मना कर देते हैं। कौन कौन? बी एंड सी। ए कोर्ट में चला जाता है कि साहब मैं मेरे बच्चे को पार्टनर के तौर पर ऐड करना चाहता हूँ, ये लोग ऐड नहीं करने दे रहे हैं, ये मेरा अधिकार है। ये लोग बोलते हैं बी और सी कि साहब सेक्शन 31 ये बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को पार्टनर के तौर पर ऐड करना है तो सभी का पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, सभी की कंसेंट चाहिए, हमारी कंसेंट तो नहीं। बताइए, बिल्कुल बताइए क्या होगा, क्या वो ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या ए अपने बच्चे को पार्टनर के तौर पे ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता? दोबारा बोल रहा हूँ, 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि ए जो है अपने लड़के को, जब लड़का उसका 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, उसको कभी भी ऐड कर सकता है एज पार्टनर। जब लड़का 18 साल का हो गया तो ए उसको ऐड करने के लिए कोशिश कहता है कि भैया इसको ऐड किया जाए एज पार्टनर, ये लोग आनाकानी करते हैं, ए कोर्ट में चला जाता है। बी और सी कोर्ट में ये बोलते हैं कि साहब सेक्शन 31 बोलता है कि सभी की कंसेंट चाहिए, हमारी कंसेंट तो नहीं। बताइए क्या होगा? बस
यही ध्यान रखना है। ये जो हम रूल बोल रहे हैं, अगर आपसे प्री में पूछा जाए, नॉर्मली पूछा जाए कि किसी भी पर्सन को पार्टनर के तौर पर ऐड करना है तो सभी की कंसेंट चाहिए, आप बोलोगे हाँ सभी की कंसेंट चाहिए। पर अगर पार्टनर्स में कोई अलग ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनमें हो रखा है कि भाई जैसे मान लो जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें लिख रखा है कि भाई कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से किसी को भी ऐड कर सकता है, फिर हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। इसमें सेक्शन 31 में आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्री में बनेगा, इसमें प्री का क्वेश्चन आता है। नंबर 1, कौन सा सेक्शन बात करता है पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का या ऐड करने का। पार्टनर को अगर ऐड करना है तो किनकी कंसेंट चाहिए? सर सभी पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भी नहीं। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। अब आज अब यहां से थोड़ा सा, ये तो इजी सा था, अब यहां से थोड़ा ध्यान देना। IRE, आई के बाद क्या आ गया? आर पे आ गया रिटायरमेंट, सेक्शन 32। ध्यान देना, रिटायरमेंट का सिंपल सा रूल ये है कि भैया अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर भी सभी की कंसेंट से हो सकता है। आप अगर ऐड होना चाहते हो तब भी सभी की कंसेंट चाहिए, रिटायर होना चाहते हो तब भी, मतलब जाना चाहते हो तब भी सभी की कंसेंट चाहिए, बिना उसके कंसेंट के रिटायर नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको सभी की कंसेंट चाहिए। अब ये तो था जनरल रूल, मतलब एक बेसिक। याद है हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल पढ़ा था। क्या था पार्टनरशिप एट विल? क्या था पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि भैया इसकी कोई लाइफ टाइम नहीं है, कोई भी पार्टनर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, फर्म को कभी भी खत्म किया जा सकता है, किसी को किसी की सहमति की जरूरत नहीं है, कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। वो होता है पार्टनरशिप एट विल। 2 लोगों में पार्टनरशिप एट विल हो रखी है, मतलब यह कि कोई भी कभी भी पार्टनरशिप खत्म कर देना, कोई भी कभी भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि अगर किसी पार्टनर को जाना है तो उसको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। पर दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं कि अगर पार्टनरशिप एट विल है, अगर पार्टनरशिप कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल है, तब हम बोलते हैं कि भैया जो एनी पार्टनर बिना कंसेंट के जा सकता है। बस कंडीशन क्या है? उसको एक नोटिस देना होगा इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब। ध्यान देना, आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या कोई पार्टनर बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के रिटायर कर सकता है, तो क्या बोलेंगे आप? तो अब ध्यान रखना, अगर आपसे प्री का क्वेश्चन ये आता है, जैसे इंट्रोडक्शन में या एडमिशन में आता है कि भाई क्या किसी भी पार्टनर को ऐड कर सकते हो, तब हम बोलते हैं नहीं साहब, सबकी कंसेंट चाहिए। अगर वो ऐसे बोलता है कि अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या फिर वो ये बोलता है कि इन पार्टनरशिप पार्टनर रिटायर कर सकता है, ऑप्शन है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विदाउट कंसेंट, क्या, तो आप जनरल रूल फॉलो करोगे। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ तभी लगेगा अगर पार्टनरशिप कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल। तो नॉर्मली आप ऐसे ही बोलोगे कि अगर किसी पार्टनर को रिटायर करना है तो उसको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। हाँ, अगर पार्टनरशिप एट विल है तब आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है, पर तब आपको सभी पार्टनर्स को नोटिस तो जरूर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप एट विल है तो अपनी इच्छा से कभी कल से काम पे आना ही बंद कर दिया और सबने फोन करके पूछा तो कह दिया मैं तो नहीं आ रहा, मेरा हिस्सा भेज देना, ये नहीं चलेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। 2, तीसरा, रिटायर कर सकते हो एज पर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उनके बीच में। जैसे हमने पिछले पिछले सेक्शन में बोला कि भाई अगर इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि कोई भी पार्टनर किसी को भी ऐड कर सकता है, वैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भैया कोई भी पार्टनर कभी भी रिटायर कर सकता है, फिर हम ये फॉलो करें। नॉर्मली है सभी की कंसेंट चाहिए, पार्टनरशिप एट विल दूसरी सिचुएशन। तीसरी है कि अगर इनके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिसमें कुछ अलग बात कर रखी है, तब फिर हम वो फॉलो करेंगे। तो ये 3 चीजें हम बात करते हैं रिटायरमेंट में। नॉट जनरल रूल है ये, पार्टनरशिप एट विल में हम इसको भी ऐड कर देते हैं, मतलब ये होता है।
तीसरा है पार्टनर रिटायर कर सकते हैं एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, जो पार्टनरशिप डीड में अगर कोई बात लिखी हुई है तो इसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये वाला फॉलो होगा। तो कौन सा सीक्वेंस होगा, पहले ये देखा जाएगा, दूसरे नंबर पे ये देखा जाएगा, और ये तो है एक तरह से बिल्कुल ही स्पेशल। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, अब ध्यान देना, ये तो था पार्टनर अगर रिटायर होना चाहे तो कैसे हो सकता है। अब ध्यान देना, अभी आ रहे हैं इसमें। अब आती है बात कि भैया तुम तो रिटायर करके, मान लो आज आप और मैं पार्टनर हैं, हम लोगों ने एक दिन बैठ के बात की कि यार आपने कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है चले जाओ कोई बात नहीं, आपका हिस्सा आपको दे दिया। बाहर के लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप रिटायर हो गए हो? उनको कैसे पता लगेगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जैसे सरकारी सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम में होता है कि भाई वो क्या कहते हैं, वो उसको एक प्रक्रिया होती है, वो जो साइन वाइन करवाए जाते हैं जब रिटायर होते हैं तो, और वो सब की डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा तो कुछ होता नहीं। अपने अंदर बैठ के जैसे मर्जी रिटायर कर लो, कौन तुमको पूछने वाला है? अंदर बैठ के आपस में बात कर ली, उसको उसका हिस्सा दे दिया, रिटायर हो गया। यहाँ पर एक चीज रखवाई गई कि भैया अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको? पब्लिक। पब्लिक एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी रिटायरमेंट की। अगर तुमने पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं करवाई है तो कोई भी फर्म की कोई भी लायबिलिटी बनती है तो तुम्हारी लायबिलिटी उसमें बनेगी। तो हम बोलते हैं कि भैया पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है, वो बात हो गई। क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है सर। पब्लिक एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है सर। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, सॉरी, पब्लिक नोटिस कौन देगा? पब्लिक नोटिस जो है किसको देना जरूरी है? कोई भी दे दे, ऐसा नहीं कि रिटायरिंग पार्टनर, चाहे तो रिटायरिंग पार्टनर दे दे जो जा रहा है, या फिर कोई भी पार्टनर। कोई ऐसा नहीं है कि जो जा रहा है वही पब्लिक नोटिस दे, कुछ ऐसा नहीं, कोई भी दे दे, बस पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। तो कोई भी पब्लिक नोटिस इश्यू कर सकता है। क्या पब्लिक नोटिस का कोई टाइम पीरियड है? सर कोई टाइम पीरियड नहीं, बस ये है कि लिमिट रीजनेबल टाइम में आप दे दीजिए। जब आप दोगे लोगों के हिसाब से तभी आप रिटायर माने जाओगे, जब आप नोटिस दोगे तभी आप रिटायर माने जाओगे। आप ध्यान देना, इफ पब्लिक नोटिस नॉट गिवन, पहली बात यह है कि भैया अगर आपको रिटायर करना है तो सभी की सहमति चाहिए, और उसके बाद भी दूसरी बात यह कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपने नोटिस नहीं दिया तो सर, अगर नोटिस नहीं दिया तो जो भी ये रिटायरिंग पार्टनर है ये लायबल रहेगा, ये लायबल रहेगा। अब यहां ध्यान देना, रिटायरिंग पार्टनर हर किसी को लायबल नहीं रहेगा। वो लोग जो फर्म के साथ डील कर रहे हैं और जो उनको जो ऐसा मान रहे हैं कि यार जो बंदा रिटायर हो चुका है वो आज भी पार्टनर। कोई ऐसा बंदा है जो नया बंदा फर्म के साथ कनेक्ट होता है, उसको उस पार्टनर के बारे में जानकारी नहीं थी, उसको आप लायबल नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल आता है हमारे पास, भैया ए है, बी है, सी है, इनकी है एबीसी कंपनी। सी रिटायर हो गया। एक पर्सन है पी, वो फर्म के साथ डील करता है और उसकी नॉलेज में है, उसको ऐसा नॉलेज है कि सी पार्टनर है। ठीक है, कह रहे हैं कि साहब ऐसा है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, एबीसी कंपनी है, सी रिटायर कर गया। ठीक है, बस पब्लिक नोटिस नहीं दिया, नहीं दिया। एक बंदा है पी, वो फर्म के साथ डील करता है और फर्म के साथ डील करता है तो उसने कोई फर्म से पैसे लेने हैं समवेयर अराउंड 1 लाख। पी को पता है या पी की नॉलेज में क्या है कि पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी। अब सी लायबल, अब सी ये नहीं कह सकता। पर यहीं पे अगर ये फैक्ट आता ना कि वो फर्म से डील करता है, फर्म से डील करता है, उसको नहीं पता पार्टनर कौन है, उसको नहीं पता, उसको सी के बारे में नहीं पता, उसको बी के बारे में भी नहीं पता, उसको ये कि एक फर्म है बस, वहां पर वो सी को लायबल नहीं करता। रीजन कि भैया तुमने डील इसलिए तुमने जब डील की तब तुमको सी के बारे में नहीं पता था। तो यहां पर हम ये सपोज नहीं कर सकते कि शायद तुमने डील इसीलिए की हो कि यार सी पार्टनर है, तुमको तो सी के बारे में पता ही नहीं था, सी तो रिटायर कर ही गया।
तो तुमने तो फर्म के साथ डील की होगी, जो भी ये फर्म है, तो फिर जिस समय तुमने डील की थी हम उसी समय के लोगों को लायबल कराएंगे। बट अगर ये बोला जाता है कि यार ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी ये नॉलेज में है आज भी, या इसको ये ऐसा है कि आज भी सी पार्टनर है, तो हम बोलेंगे कि भैया फिर ये सी को लायबल कर सकता है अगर सी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ये मान सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं कि यार शायद इस बंदे ने इसीलिए डील किया हो कि सी पार्टनर है। तो हम एक बात बोलते हैं कि भैया अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा किनको? उस थर्ड पार्टी को जो आज भी ये मानती है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो रिटायर नहीं। वो थर्ड पार्टी जिसकी नजरों में रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है। अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था इस रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ भी, फिर आप इसको लायबल नहीं कर सकते। इसको लेकर कोई भी डाउट था कि मैं आपसे एग्जांपल पूछ सकूं? आ जाइए, एक एग्जांपल है, आप लोग बताना। ए है, बी है, सी है, एबीसी कंपनी। सी रिटायर कर गया 1 जनवरी 2026। अभी तक इसने पब्लिक नोटिस या पब्लिक एडवर्टीजमेंट इस चीज की नहीं करवाई है। 10 जनवरी को फर्म जो है एबीसी कंपनी, उसने लिया लोन बैंक से ₹10 लाख, जिसको ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, दे नहीं पाते। अब बताइए क्या ये सी लायबल होगा? क्या ये सी लायबल होगा? हम्म। क्या सी लायबल होगा? हाँ, आपकी बात मैं मान गया, पब्लिक नोटिस देना था। ध्यान देना, आप ये कह रहे हो कि कहाँ गया बैंक, कहाँ गया? ये बैंक है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी जब इस कंपनी से डील कर रही है, क्या इस थर्ड पार्टी के लिए ये है कि सी पार्टनर है, या इसको सी के बारे में कुछ पता है? क्या हमारे को बताया गया है कि इसको सी के बारे में कुछ पता है? कुछ भी ऐसा? ये कह रहा है कि साहब इसने तो डील इसीलिए किया है कि थर्ड पार्टी पार्टनर है, ओ सॉरी सी पार्टनर है। इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कानून ये बोलता है कि भैया नोटिस देना मैंडेटरी है, नोटिस नहीं दिए तो तुम लायबल रहोगे। पर अगर कोई बंदा बिना तुम्हारी जानकारी के, मतलब जानकारी मतलब बिना तुम्हें जाने, उसको नहीं पता तुम पार्टनर हो कि नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, उसको पता ही नहीं है कि तुम पार्टनर हो कि नहीं, उसके लिए तो कौन है? फर्म। तो हम बोलेंगे कि यार फिर तुम लायबल नहीं। रीजन, बैंक ने एबीसी कंपनी के साथ डील किया। बैंक के लिए सी है, नहीं है, जिंदा है, मर गया है, कुछ भी मैटर करता है यहाँ पे? नहीं मैटर करता। तो क्या हम ये सपोज कर सकते हैं कि यार बैंक ने जरूर इसलिए लोन दिया होगा कि सी पार्टनर है? कुछ ऐसा सपोज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। बैंक ने लोन कंपनी को दिया, यहां पर कोई भी ऐसा फैक्ट आया कि यार बैंक ने सी से बात की, बैंक को लगा कि सी पार्टनर है इसलिए लोन दे दो, या ऐसा कुछ आया कि जब ये लोन लेने गए तो सी भी साथ में गया? कुछ भी ऐसा जहां पर हम बोल सके कि हाँ यार बैंक की नजरों में आया होगा कि सी पार्टनर है? भी ऐसा नहीं आया। जब ऐसा कुछ आया नहीं तो बैंक अब सी पे नहीं जा सकता, बैंक फर्म पे ही जाएगा। बैंक क्या करेगा? फर्म पे ही जाएगा। और कौन लायबल होंगे? जो फर्म के पार्टनर हैं एक्चुअल। कौन कौन? ए एंड बी। अब ध्यान देना, अगर रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस दे दिया तब वो लायबल नहीं रहेगा। जिस दिन उसने नोटिस इशू कर दिया ना, उसके बाद के कोई भी फर्म के एक्ट उसके लिए लायबल नहीं होगा। बट यहां ध्यान देना,
अगर रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे वो लायबल रहेगा, ऐसा नहीं होता। नंबर 1 कि अगर थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील करती है, व्यापार करती है, और थर्ड पार्टी की नजरों में थर्ड पार्टी ये मानती है कि रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है, तब ये लायबल। अगर थर्ड पार्टी डील करती है और थर्ड पार्टी को नॉलेज ही नहीं है, कुछ नहीं पता उसको रिटायरिंग पार्टनर के बारे में, उसके हिसाब से उसको पता ही नहीं पार्टनर कौन कौन है, उसके हिसाब से तो फर्म है। नो नॉलेज का मतलब है कि उसको नहीं पता कि ये रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी कौन है, उसको नहीं पता, उसके लिए तो एक फर्म है, उसको नहीं पता है सी जो ये बातें चल रही है ना, उसको ये बातें पता ही नहीं, ये मान जो भी रिटायरमेंट वाले जो फैक्ट चल रहे हैं ना, उसको ये पता ही नहीं, फिर ये रिटायरिंग पार्टनर को लायबल नहीं करेगी। अगर उसको रिटायरमेंट के फैक्ट के बारे में पता है, तब हम बोलते हैं कि तब आप रिटायरिंग पार्टनर को लायबल कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक बोले तो। अब यहां पर बैंक ने लोन दिया, बैंक को कुछ पता है रिटायरमेंट के बारे में, कुछ भी ऐसा जो बैंक के बारे में बैंक के पास नॉलेज आई, कुछ भी ऐसा, तो यहां पर हम बोलेंगे सॉरी, बैंक को कुछ भी नहीं पता। तो जब बैंक को पता ही नहीं, तो बैंक तो जो भी एक्चुअल पार्टनर है बस उन्हीं के खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया बैंक ऐसा तो है नहीं कि फर्म सी लोन सी को दे रहा है, सी की वजह से दे रहा है, या सी के नाम पे दे रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं था। ठीक है, हाँ जी, यस, कोई भी डाउट कुछ भी, अब ध्यान दे देना। रिटायरमेंट को लेकर हम ये बोलते हैं, जैसे हमने बोला ना कि अगर किसी नए पार्टनर को ऐड करना है तो कैसे होगा, तो हम बोलते हैं साहब सभी की कंसेंट चाहिए। इसी तरह हम रिटायरमेंट में बोलते हैं कि साहब रिटायरमेंट में भी अगर पार्टनर को रिटायर होना है तो सभी की कंसेंट चाहिए। उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर पहला रूल तो क्या है, सभी की कंसेंट चाहिए, बट उससे भी पहला जो रूल है, जो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, अपने सेक्शन को छोड़ देते हैं एक बार, अगर पार्टनर को रिटायर करना है तो सबसे पहले होगा एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसे बताया गया है कि ऐसे रिटायर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, उस हिसाब से। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं है, फिर हम ये वाला रूल लगाएंगे, सभी की कंसेंट चाहिए। तीसरा इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें रूल सिंपल सा है कि किसी पार्टनर की कंसेंट नहीं चाहिए, बस आपको नोटिस देना होगा सभी। ऐसा नहीं है कि कल से काम पे आना बंद कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस दिन नोटिस दोगे उसी दिन से रिटायर माने जाओगे। पार्टनर अगर रिटायर होता है तो क्या पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? साहब बिल्कुल देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस अगर नहीं दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल ही रहेगा, ये जनरल रूल है। नोटिस कौन दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नोटिस कोई भी दे सकता है, एनी पार्टनर। क्या नोटिस का कोई टाइम पीरियड है? नहीं साहब, जिस दिन नोटिस दे दोगे उस दिन लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब तक नोटिस नहीं दोगे तब तक लायबल रहोगे। अब आते हैं अपने बात लायबिलिटी को लेकर कि भैया अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या रिटायरिंग पार्टनर हमेशा लायबल रहेगा? सर हमेशा नहीं लायबल रहेगा। अगर जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है, ऐसे बोल सकते हैं अपने, अगर जो थर्ड पार्टी है उसको रिटायरमेंट के फैक्ट के बारे में नॉलेज है, उसको ऐसा ऐसा है कि भैया कुछ ना कुछ ये बंदा है, ये पार्टनर है, जैसे क्या बोल सकता हूं, अगर जो थर्ड पार्टी है उसको, अगर जो थर्ड पार्टी है उसको रिटायरिंग पार्टनर की नॉलेज है, नॉलेज किस चीज की, कि भैया ये रिटायरिंग पार्टनर इस फर्म का पार्टनर है, तब तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा। अगर नोटिस नहीं दिया तो, नोटिस दे रही है तब तो लायबल ही नहीं है, नोटिस नहीं दिया तो। अगर थर्ड पार्टी जो फर्म से डील कर रही है उसको कुछ नहीं पता रिटायरिंग पार्टनर के बारे में, कि ऐसा कोई पार्टनर भी है, ये भी है, वो भी है, तब हम बोलेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं है। कोई बंदा फर्म के साथ डील कर रहा है, उसको रिटायरिंग पार्टनर के बारे में पता ही नहीं है, तब चाहे नोटिस दिया है नहीं दिया मैटर नहीं करता। अगर उसको उस पार्टनर के बारे में पता है तब नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर आपने नोटिस नहीं दिया होगा तब आप लायबल हो जाओगे उसको। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से, नोटिस वैसे मैंडेटरी है, पर इसमें कानून ने ये बोल दिया कि भैया नोटिस तो मैंडेटरी है, पर सपोज आपने नोटिस नहीं दिया,
और कोई बंदा, आप तो रिटायर हो गए, आपने नोटिस नहीं दिया, और कोई बंदा फर्म से डील कर रहा है और उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता आप पार्टनर हो नहीं हो, कुछ नहीं पता, तब वो आपके खिलाफ नहीं आएगा। उसने उसने फर्म के साथ डील किया, उसने ये सपोज करके तो डील नहीं किया कि आप पार्टनर हो। हम ये तो नहीं लॉजिक लगा सकते कि साहब क्या पता उसने, पार्टनर के बोलने से नहीं होगा ना सर, ऐसा है। मान लो ये सी रिटायर कर गया, बस सी ने नोटिस नहीं दिया। अब बता रहा हूं, अब ये थर्ड पार्टी है, फर्म का नाम है एबीसी कंपनी, जिसमें ए बी और सी पार्टनर है। अब मान लो इस थर्ड पार्टी को सी के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि सर क्या पता इस थर्ड पार्टी ने सी की वजह से उधार दिया? अगर कुछ नहीं पता तो सर क्या पता इस थर्ड पार्टी ने सी पार्टनर है इसी वजह से उधार दिया हो? कुछ लॉजिक, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं? अपने नहीं लगा सकते। कानून वही कह रहा है, कानून कह रहा है कि यार अगर इस थर्ड पार्टी को रिटायरिंग पार्टनर के बारे में पता ही नहीं था ना, तो हम कैसे बोल देंगे कि इसने इसी की वजह से डील की हो? जब इसको पता ही नहीं था तो हम बोलेंगे यार जब इसको पता ही नहीं था कुछ भी, तब फिर इसको बेनिफिट दो। वहीं पर अगर इस थर्ड पार्टी को ऐसे था कि यार ये सी पार्टनर है, तब हम बोलेंगे कि अगर सी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ये लायबल होगा। क्यों? अगर थर्ड पार्टी को ये पता था कि ये सी पार्टनर है या इसके बारे में कोई नॉलेज थी, तो हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। तो कानून ने क्या सपोज वाला लॉजिक लगाया। भैया अगर उसको पता ही नहीं था कि ये पार्टनर है या नहीं, तो कानून कहता है भैया फिर तो ऑब्वियस होगा किसी का उस लोन में, उस ट्रांजेक्शन में कोई रोल नहीं होगा। अगर मान लो आप, मेरे को पता ही नहीं आप पार्टनर हो या नहीं, तो आपका कोई रोल ही नहीं है, फिर आपको क्यों लायबल किया जाए? रिटायरिंग पार्टनर के लिए नोटिस देना जरूरी क्यों करवाया गया? ताकि वो मिस यूज ना कर जाए कि भैया इधर से तो तुम रिटायर कर गए, बाद में फर्म का नाम यूज कर करके कुछ भी कर रहे हो, तो इसलिए मैंडेटरी करवाया गया। पर उसी बात को इन्होंने यहाँ लॉजिक भी तो लगाया कि भैया अगर किसी बंदे को नॉलेज ही नहीं है, किसी बंदे को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है या नहीं, फिर तो इसका क्या ही रोल होगा उस ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। हाँ जी, आगे बात कर लूं। अब ध्यान देना, रिटायरिंग पार्टनर को लेकर हमने एक तो बात बोली कि कंसेंट वाला रोल, कि भैया रिटायरिंग पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे। फिर हमने बात करी पब्लिक नोटिस की, फिर हमने बात करी पब्लिक नोटिस, और अगर नो पब्लिक नोटिस, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा। अब ध्यान देना, रिटायरिंग पार्टनर नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो सर रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा अगर नोटिस नहीं दिया होगा। अगर नॉलेज थी तो रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा, अगर नोटिस नहीं दिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट। रिटायरिंग पार्टनर फर्म के उन एक्ट के लिए लायबल होगा जो रिटायरमेंट से पहले हुए हैं। हाँ जी, रिटायरमेंट से पहले के, उसके जाने से पहले के फर्म की जो भी देनदारियां थी उसके लिए लायबल होगा, और उसके जाने के बाद की जो भी फर्म की देनदारियां उसके लिए लायबल होगा। नहीं, पब्लिक नोटिस अब अपने मान रहे कि दिया है, वो वाला पॉइंट अपने ने खत्म कर दिया, ये यहाँ खत्म है, अब मान रहे हैं कि पब्लिक नोटिस दिया है। ठीक है, हाँ अब ध्यान देना, फर्म का कोई भी एक्ट है आफ्टर रिटायरमेंट, तब क्या होगा? फर्म का कोई भी एक्ट है बिफोर रिटायरमेंट, तब क्या होगा? अब ध्यान देना, रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए, उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए जो फर्म द्वारा की गई हैं बिफोर रिटायरमेंट। यहां मान रहे हैं कि पब्लिक नोटिस दिया होगा, ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरिंग पार्टनर नॉट लायबल होगा फर्म के वो सभी एक्ट्स के लिए जो किए गए हैं आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें कोई भी डाउट? अब ध्यान देना, ये जो पुराने एक्ट के लिए उसकी लायबिलिटी है ना, मतलब जब वो पार्टनर था, उन एक्ट के लिए जो उसकी लायबिलिटी है, इसको भी खत्म किया जा सकता है। कैसे? अगर
जो जो भी थर्ड भाई जिसको लेकर देनदारी है, मान लो थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है और जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल पार्टनर्स, ये आपस में एग्रीमेंट कर लें। सपोज 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, तो होता यह है कि फर्म ने कोई 1 लाख रुपए किसी बंदे को देने हैं, तो क्या होता है, उस बंदे को बुलाते हैं, तीनों पार्टनर बैठते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया ये बंदा जा रहा है, तेरी जो भी देनदारी होगी ना हम देंगे, जो भी देनदारी होगी। ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भैया ये बंदा जा रहा है, जो थर्ड पार्टी वो बोल देते हैं कि ठीक है इसको जाने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन। थर्ड पार्टी एनओसी दे देती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर तीनों तीनों कौन, रिटायरिंग पार्टनर, थर्ड पार्टी और बचे हुए पार्टनर आपस में अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके अंदर वो रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, तब हम लायबिलिटी खत्म मानेंगे। तो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, फर्म ने किसी को लाख रुपए देने हैं, तीनों पार्टनर और वो तीसरा बंदा थर्ड पार्टी जो है जिसको लाख रुपए देने हैं, वो अगर बैठ के ये समझौता कर लेते हैं कि वो जो बचे हुए पार्टनर है वो कहते हैं भाई जो भी पैसा है वो हम देंगे, ये जाना चाहता है आप इसको जाने दो, जो भी पैसा है वो हम देंगे, और अगर थर्ड पार्टी भी उसमें कंसेंट दे देता है फिर हम इसकी लायबिलिटी खत्म कर देंगे। हालांकि कुछ अलग नहीं है, हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो तभी लगेगा अगर लोगों के बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस बात में। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब हम लॉ लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया ऐसा, तब फिर हम ये लॉ का तो कोई औचित्य नहीं था। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? यस, कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान देना, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब आ जाओ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब निकालना। क्या पार्टनर्स दूसरे पार्टनर को निकाल सकते हैं क्या? पहले तो रिटायरमेंट पे आ जाओ एक बार। अगर किसी पार्टनर को किसी कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो कंसेंट किसकी चाहिए? क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? पार्टनर रिटायर किस दिन से माना जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ पब्लिक नोटिस? ठीक है। क्या पब्लिक नोटिस देने की कोई फिक्स टाइम पीरियड है कि इतने समय में देना होगा? नहीं, जिस दिन आप नोटिस दोगे उसी से। ठीक है, बेसिक यही बातें हैं। ठीक है, अब आ जाओ। रिटायर पार्टनर होना चाहता है तो सभी की सहमति चाहिए ना। डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं समझ, डेट ऑफ पब्लिक नोटिस को ही डेट ऑफ रिटायरमेंट मानेंगे। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ पब्लिक नोटिस है उससे माना जाएगा। अब आ जाओ। अगर आप सॉरी, मान लो ए, बी और सी ये पार्टनर्स हैं। अब मान लो ये ए और बी चाहते हैं कि इसको निकाल दो, निकाल दो। तो आप पहली बात तो आप निकाल तभी सकते हो अगर ये पावर आपको कॉन्ट्रैक्ट में दी है। पार्टनर्स ने अगर बीच में आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसको आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट बोल दो चाहे एग्रीमेंट बोल दो, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तभी, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। दूसरा, गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज कर लो। अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है, मान लो आपने और मैंने, मान लो आप हैं, मैं है, आदित्य है, हम तीनों ने एक पार्टनरशिप डीड कर रखी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमने कर रखा है कि भैया किसी को भी निकाला जा सकता है कभी भी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप कभी भी निकाल सकते हो। आप लोग की आपस में बन नहीं रही है तो निकालो, नहीं सर, उसने कोई गड़बड़ की है, कोई चोरी करता हुआ पाया गया, कोई फ्रॉड तब गुड फेथ में निकालोगे। जेलसी, कंपटीशन इस बेस में नहीं, उसने कोई गलती की है तब तो हम बोलते हैं भैया गुड फेथ में आप निकाल सकते हो कि फर्म की बेनिफिट के लिए, फर्म के प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा, ऑल कंसेंट नहीं चाहिए, यहां पर मेजोरिटी की कंसेंट, ध्यान दे देना। पार्टनर को ऐड करना है सभी की कंसेंट चाहिए, पार्टनर को रिटायर होना है सभी की कंसेंट के चाहिए, बट अगर पार्टनर को निकालना है तो पहली बात तो ये याद रखना है कि आपकी पार्टनर को निकाल नहीं सकते। पार्टनर को आप तभी निकाल सकते हो अगर ये राइट
पार्टनर्स के पास है एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट। कानून इनको ये अधिकार नहीं देता अपने आप। आपके पास अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसी पावर दे रखी है, जो भी जिसको भी चाहे सभी को दे रखी है कि पार्टनर को निकाला जा सकता है, कोई भी किसी को निकाल सकता है तब। दूसरा, ये पावर गुड फेथ में यूज होनी चाहिए। तीसरा, मेजोरिटी, मेजोरिटी की कंसेंट चाहिए, हालांकि सारों की कंसेंट नहीं चाहिए, मेजोरिटी की चाहिए। ये तीन ग्राउंड अगर है तभी आप पार्टनर को निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो अब ध्यान दे देना। सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये पांच पार्टनर है। पांच पार्टनर हैं और होता क्या है कि इनमें से एक आदमी बहुत फेमस हो जाता है और ये जो चार पार्टनर है इनको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है कि यार उसी का नाम चल रहा है, अपना तो कोई नाम ही नहीं चल रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक दिन मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुलाते हैं मीटिंग के अंदर ये लोग प्रस्ताव रख देते हैं ई को निकालने का। ई को निकालने का, ई को निकाला जाए और ए, बी, सी और डी, बी को निकालने के पक्ष में वोट कर देते हैं कि इसको निकाला जाए। क्या बी एक्सपेल माना जाएगा? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है साहब। सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, इनके पास ये अधिकार है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा इनके पास अधिकार है क्या एक दूसरे को निकालने का। कानून तो ये अधिकार देता नहीं है इनको। कानून तो कहते हैं भैया अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार दे रखा है तो है एक। फिर हम देखते हैं गुड फेथ, फिर हम देखते हैं मेजोरिटी। ये तीन चीजें देखेंगे, पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ऐसा नहीं है तो कानून बोलेगा नहीं निकाल सकते भैया आप। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, अब इसमें आगे बाकी टॉपिक। हाँ जी, अब ध्यान देना। एक्सपल्शन के अंदर किसी भी पार्टनर को अगर आपको निकालना है तो उसके अंदर हमने ये बात तो पढ़ ली कि भाई कैसे निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो? अगर कॉन्ट्रैक्ट में पावर है और गुड फेथ है। कैसे निकाल सकते हो? मेजोरिटी की कंसेंट चाहिए। अब अच्छा, क्या जिस दिन आपने उसको निकाल दिया उसी दिन से वो एक्सपेल माना जाएगा? नहीं सर, यहां भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। यहां भी वही बातें चलेंगी, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है? जिस पार्टनर को निकाला जा रहा है, चाहे वो दे दे चाहे बाकी पार्टनर दे दे। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो साहब सेम वही रूल, वो लायबल रहेगा। कोई भी बंदा इस नॉलेज पे डील करता है कि वो पार्टनर है तो वो भी लायबल रहेगा। कोई भी बंदा इस नॉलेज पे डील करता है कि वो किसी उसके बारे में कुछ नहीं पता, तब फिर वो लायबल नहीं। तो यहाँ भी हम बोलते हैं कि भैया पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ भी हम बोलते हैं कि तुम्हारी लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, एक्सपल्शन के बाद तुम्हारी लायबिलिटी, सेम टू सेम बातें यहाँ भी वो चलेंगी, बस ये चेंज आएगा। कैसे निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब ध्यान दे देना, कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन फिर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? अगर कोई भी पार्टनर को निकाला जा रहा है, क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? पब्लिक नोटिस कौन देगा? जो जिसको निकाला जा रहा है या कोई भी पार्टनर दे सकता है? हाँ, कोई भी है ना, कोई भी पार्टनर, ठीक है। क्या पब्लिक नोटिस की कोई टाइम लिमिट है? अच्छा, किस दिन से वो निकाला हुआ माना जाएगा? जिस दिन से वो मतलब इन्होंने आपस में बात की है कि निकाला जाएगा, या नोटिस पब्लिक नोटिस इश्यू करने से? पब्लिक नोटिस। अच्छा, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या थर्ड पार्टी उस निकाले हुए पार्टनर को, एक्सपेल पार्टनर को लाइबल कर सकती है? हाँ, नॉलेज, नॉलेज वाला पॉइंट है। अगर उसको उस पार्टनर के बारे में पता है तो वो लाइबल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। हाँ जी, पता नहीं क्या बोल गया। माइक म्यूट कर लो यार, पता नहीं क्या बोले, मेरे को तो समझ नहीं। अगर हमें बोल रहे हो तो दोबारा रिपीट कर दो, आप आपस में बात करो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब अगला पॉइंट, हाँ, अब आ जाओ, अब ध्यान देना। आयरलैंड अपना टॉपिक खत्म होता है। इंट्रोड्यूस, पार्टनर को ऐड करना। रिटायरमेंट, अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है। पार्टनर को निकाला, निकालना, निष्कासन, कुछ भी बोल।
रिटायरमेंट और इसके अंदर नोटिस देना जरूरी है साहब। आयरलैंड अब आता है दो, एक है दिवालिया घोषित, एक है डेथ। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। पहला आता है आपका इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो साहब जिस दिन वो दिवालिया घोषित होता है, मैं आपको दोबारा इस पे टॉपिक पे बता दूंगा, समझिए, नॉलेज वाला एग्जांपल करवा दूंगा। जिस दिन भी वो दिवालिया घोषित हो गया उसी दिन से वो पार्टनर नहीं। जिस दिन भी वो दिवालिया घोषित हो गया ना, उसी दिन से वो पार्टनर नहीं। और ये और ध्यान रख लेना, जिस दिन वो दिवालिया घोषित हो गया उसके बाद से फर्म ने कोई भी काम किया हो वो उस एक्ट के लिए भी लायबल है। दिवालिया घोषित के अंदर नॉलेज, पब्लिक नोटिस का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सिंपल सा हम रूल बोलते हैं इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इन्फो पे कोर्ट ये आदेश आदेश सुनाती है। जिस दिन कोर्ट ने ये आदेश सुना दिया कि आपको दिवालिया घोषित किया जाता है, उसी दिन से वो बंदा पार्टनर नहीं रहेगा, उसी दिन से वो बंदा लायबल नहीं रहेगा फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म। अब हमसे पूछा जाता है कि साहब कोर्ट ने तो दिवालिया घोषित कर दिया, एक आदमी है उसको नहीं ये बात पता थी और वो ये मान के डील कर लेता है कि ये पार्टनर है, तो क्या ये दिवालिया घोषित किया हुआ पार्टनर लायबल होगा? कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, एक बंदा है वो फर्म के साथ ये मान के डील करता है कि ये बंदा आज भी पार्टनर है, उसको नहीं पता था इस बारे में, ये जो कोर्ट का आदेश था इसके बारे में नहीं पता था, तो बताइए क्या ये बंदा लायबल होगा या नहीं? ध्यान देना, नहीं होगा। रीजन, सब कोर्ट का आदेश है, लॉ, कानून। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते मेरे को तो पता ही नहीं था, कोर्ट का आदेश है सर। कोर्ट का ऑर्डर इज पब्लिक ऑर्डर, एक तरह से वो खुद में ही पब्लिक ऑर्डर है। यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर ही हो चुका है तो नॉलेज मैटर ही नहीं करता, तो हम बोलते हैं कि भैया पब्लिक नोटिस मैटर नहीं करता। उस बंदे को नॉलेज था नहीं था हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो इतना बोलते हैं कि जिस दिन से पार्टनर कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हो गया उसी दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा, उसी दिन से वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। इससे पहले जो भी फर्म ने एक्ट किए हैं उसके लिए लायबल होगा, इसके बाद फर्म जो भी करेगी उसके लिए ये लायबल नहीं होगा। और दूसरा, और उसके बाद ये जो भी एक्ट करेगा उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि आगे बात कर सके। अगला, डेथ। क्या अगर पार्टनर मर जाएगा तो अपने आप वो पार्टनर नहीं रहेगा? अगर पार्टनर मर जाता है तो अब ये भी सिंपल सा रूल है, पार्टनर जिस दिन मर गया उसी दिन से वो पार्टनर नहीं। ये नहीं होगा कि उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंट कुछ है, पार्टनर जिस दिन मर गया उसी दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा, बाकी खत्म। रूल सिंपल सा है। तो जिस दिन पार्टनर मर गया, डेट ऑफ डेथ, जिस दिन वो मर गया उसी दिन से नॉट पार्टनर, उसी दिन से फर्म के जो भी एक्ट है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, फर्म जो भी काम कर रही है उसके मरने के बाद उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। पर फर्म ने जो भी काम किए उसके मरने से पहले उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा बताओ? हाँ जी, अब वो तो मर गया ना, उसको कहां से लायबल करें, उसको कहां से बोले पैसा भरो? क्या किया जाएगा? उसकी एस्टेट, प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को लायबल करें। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि भैया अगर पार्टनर मर जाता है तो क्या वो पार्टनर नहीं रहेगा? नहीं साहब, नहीं रहेगा, जिस दिन मर गया उसी दिन से पार्टनर नहीं रहेगा। तो फर्म उसके मरने के बाद जो भी एक्ट करती है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। फर्म उसके मरने से पहले जो करती है उसका क्या होगा? सर अब वो तो मर गया, उसको तो कह नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले। ये है आपका टैक्स का, बड़ा सिंपल सा इतना ही टॉपिक है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, सो दैट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं एंड देन आपको लिखवा भी दूं। अब ध्यान दे देना। ठीक है, फिर अपने इस पे लिखेंगे। सबसे पहला कौन सा सेक्शन बात करता है किसी पर्सन को पार्टनर के तौर पर ऐड करने का? 31। ठीक है, क्या अगर कोई भी पर्सन पार्टनर के तौर पर ऐड होना चाहता है तो उसको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए?
अगर सभी पर्सन पार्टनर के तौर पर ऐड होना चाहता है तो उसको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। ठीक है, अब आता है अगर कोई पर्सन पार्टनर के तौर पर ऐड होता है, मैं अभी दोबारा करवा दूंगा रिटायरमेंट वाला दोबारा करवा दूंगा अभी, ठीक है। अगर कोई पर्सन पार्टनर के तौर पर ऐड होता है तो वो कब से लायबल होगा, जिस दिन ऐड हुआ या उससे पहले से भी लायबल होगा? जिस दिन ऐड हुआ, ठीक है। रिटायरमेंट अभी छोड़ देते हैं, दोबारा करवा दूंगा। अब आ जाइए, क्या किसी भी पार्टनर को निकाला जा सकता है? सिर्फ अगर पार्टनर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तभी निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाला जा सकता। और सपोज अगर कॉन्ट्रैक्ट में उनको ये राइट दिया हुआ है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को निकाल सकता है, तब क्या सभी की कंसेंट चाहिए या मेजोरिटी? मेजोरिटी है ना, और गुड फेथ में निकाला जा सकता है, ये भी याद रखना। अच्छा, अगर पार्टनर को निकाला जाता है तो क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? जरूरी है, ठीक है। पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है? ठीक है। रिटायरमेंट के केस के अंदर की क्या अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो रिटायर हो सकता है? रिटायर हो सकता है, उसके पास अधिकार है, ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई चीज रोकती है कि रिटायर नहीं हो सकते हो। नहीं, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो कि आप रिटायर नहीं हो सकते हो तो? हाँ जी, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो कि आप रिटायर नहीं कर सकते हो तो? नहीं, पार्टनरशिप एट विल नहीं। सपोज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लिख दिया कि भैया तुम रिटायर नहीं कर सकते हो, कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, जब तक वो जिंदा है तब तक वो पार्टनर ही रहेगा, तब क्या होगा? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। हमको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे ये तो लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ चला गया, सर कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया जब तक पार्ट कोई भी, तो पहले पहले हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। जैसे हमने एक्सपल्शन में बोला ना कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट तुमको अधिकार देता है, तो यहाँ भी मोटा मोटा कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे रिटायर हो सकते हो नहीं हो सकते हो। अगर कुदरती कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर हम बोलेंगे कि किसकी कंसेंट चाहिए रिटायर होने के लिए? ऑल पार्टनर्स के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई टाइम लिमिट है कि नोटिस देना जरूरी है कुछ भी ऐसा रिटायर होने के लिए? टाइम लिमिट नहीं, नोटिस देना जरूरी है। अगर कोई भी पार्टनरशिप एट विल का केस है और पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कर सकता कि भाई कल से मैं काम पे नहीं आ रहा हूं, आप राइटिंग के अंदर नोटिस देंगे। अच्छा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है क्या? ठीक है। सपोज कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, कोई थर्ड पार्टी, कोई मतलब बंदा है वो फर्म के साथ डील करता है, और वो उसको पार्टनर के बारे में नहीं पता कुछ भी, मतलब वो जानता ही नहीं कि पार्टनर कौन कौन है, उसको ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो? रीजन? हाँ, नॉलेज में। हम क्या बोलेंगे कि भैया रिटायरिंग पार्टनर के लिए नोटिस देना तो जरूरी है, पर अगर उसने नोटिस नहीं भी दिया तो ऐसा नहीं कि वो लायबल हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी अगर उसको बिना जाने पहचाने फर्म के साथ डील कर रही है तो फर्म ही लायबल होगी, रिटायरिंग पार्टनर नहीं। अगर कोई जो थर्ड पार्टी है वो उसको जानती है या उसको उसके बारे में कुछ पता है और फिर डील कर रही है, तब हम इसको भी लायबल करते हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर पार्टनर कब मतलब पार्टनर नहीं रहता है? डेट ऑफ ऑर्डर। क्या इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर नोटिस देना जरूरी है? अगर कोई भी थर्ड पार्टी ये मानते हुए डील करती है कि जो पार्टनर इंसॉल्वेंट दिवालिया हुआ है वो आज भी पार्टनर है, थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील करती है ये मानते हुए कि जो पार्टनर दिवालिया हुआ है वो आज भी पार्टनर है, तो क्या ये पार्टनर लायबल होगा दिवालिया घोषित हुआ हुआ? नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अच्छा, अगर पार्टनर मर गया और सपोज उसकी कोई लाइबिलिटी थी, तो वो कहां से लिया जाएगा, वो लाइबिलिटी कहां से रिकवर की जाएगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी से, ध्यान रख लेना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं, उसके प्रॉपर्टी से, ठीक है। और अगर पार्टनर मर गया तो वो कब से पार्टनर नहीं कहलाएगा? डेट ऑफ डेथ से। क्या पब्लिक नोटिस या ऐसा कुछ इश्यू करना जरूरी है? अभी
ठीक है, अब आता हूँ आपके ये रिटायरमेंट वाले टॉपिक पे। पब्लिक नोटिस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है अभी, फिर आपको लिखवा दूंगा, आ जाइए। रिटायरमेंट में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो आप रिटायर कर सकते हो, पर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दोगे उसी दिन से आप रिटायर मानोगे। जनरल रूल हम बोलते हैं कि भैया अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप फर्म के पार्टनर ही माने जाओ। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो जो भी फर्म की देनदारी होगी उसके लिए आप लायबल होगे, पर ये हम जनरल बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि भैया आप रिटायर हो रहे हो, आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इसमें दो सीन होंगे। अगर कोई भी थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील करती है, इस बेस पे आपको जानकर मतलब वो ये मानकर डील करती है कि आप पार्टनर। एक, अगर कोई थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपके बारे में उसको कुछ नहीं पता, तो कानून कहता है कि यार अगर थर्ड पार्टी इस रिटायरिंग पार्टनर को जानती थी और इस रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि यार इसकी वजह से डील हुई होगी, क्योंकि इसको जानती थी, तो हम ये मान सकते हैं। यहां हम इस रिटायरिंग पार्टनर को लायबल कर देंगे। बट कानून कहता है कि अगर थर्ड पार्टी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसको ये जानती नहीं थी तो डील भी इसकी वजह से कुछ नहीं हुई होगी। फिर तो जब ये रिटायर हो ही चुका है तो फिर तो रिटायर होने दो। क्यों? तो एक सबकी कंसेंट तो थी। तो हम एक बात लिखते हैं, अब ध्यान दे देना। नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर, नो पब्लिक नॉलेज। दूसरा पॉइंट, थर्ड पार्टी डील्स, थर्ड पार्टी नॉलेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। नॉलेज का यहां मतलब है कि वो ये मानती है कि पार्टनर है। क्या? ये सपोज करती है कि रिटायरिंग पार्टनर है, वो ऐसा मान के डील करती है। हम ये बोल रहे हैं, फैक्ट यही बनेगा। अगर थर्ड पार्टी इस नॉलेज से डील करती है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो आज भी पार्टनर है, तब ये लायबल होगा। क्यों? क्योंकि भैया तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दी। और वहीं पर अगर हम ये बोलें कि जो थर्ड पार्टी डील करती है उसको कुछ नहीं पता ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरमेंट वाले फैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम बोलेंगे यार जब इसको पता ही नहीं है तो इस रिटायरिंग पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं होगा। तो हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर नॉट लायबल। क्यों ऐसी बात बोलते हैं? क्योंकि कानून कहता है कि भैया अगर थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता नहीं है तो ये रिटायरिंग पार्टनर का कोई रोल भी नहीं होगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का दोबारा रिपीट करना है तो दोबारा बता देता हूँ, अदरवाइज फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं दोबारा बता देता हूँ। आ जाओ भैया। ए है, बी है, सी है। कहानी ये होती है कि ये कंपनी चलाते हैं ABCL कंपनी। ये जो सी है ये हो जाता है रिटायर, पर इस सी ने अभी तक नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दी, नो पब्लिक नोटिस, अभी तक इसने नहीं दिया। तो अब कहानी आती है कि भाई इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। पी एक बंदा है, वो किसके साथ डील करता है? ABC कंपनी के साथ। और वो ये जब डील करता है तब उसको इस फैक्ट की नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी? कि सी पार्टनर है।
जब वो ये डील करता है तो उसको इस फैक्ट की नॉलेज थी कि सी पार्ट। अब यहाँ क्या पॉइंट आ गया कि भैया रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया है, नंबर 1, और जो डील कर रहा है उसको रिटायरिंग पार्टनर की नॉलेज है, उसको ये है कि आज भी ये पार्टनर है। तो अब बताओ ये जो रिटायरिंग पार्टनर है सी, ये लायबल होगा या नहीं होगा? आप बताओ। यस या नहीं, आप बताइए। हमने क्या बोला कि रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और जो थर्ड पार्टी है वो नॉलेज से, वो ये मानते हुए डील करती है कि रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर अगर इस नॉलेज को, इस बिलीफ में, इस ये मानते हुए, ये ओपिनियन रखते हुए डील करता है कि रिटायरिंग पार्टनर आज, यही एग्जांपल है। और ले लो ए बी सी, एबीसी कंपनी, ये रिटायर हो गया पर भाई साहब ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। थर्ड पार्टी है पी, वो एबीसी कंपनी के साथ डील करते हैं, पर उनको सी के बारे में कुछ नहीं पता। सी कौन है कुछ नहीं पता, सी कौन है, पार्टनर है नहीं है कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं पता सी पार्टनर है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता उनको। अब बताओ, अब सी लायबल होगा क्या? क्यों? क्योंकि हम सीधा सा बोल रहे हैं कि भैया पब्लिक नोटिस भले ही नहीं दिया, पर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं थी ना उसकी। थर्ड पार्टी ने ये मान के तो नहीं बिजनेस किया होगा कि ये पार्टनर है। थर्ड पार्टी को जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो अब थर्ड पार्टी इसको क्यों इन्वॉल्व करेगी? थर्ड पार्टी फर्म को इन्वॉल्व करेगी, जो फर्म के आज के पार्टनर है उनको इन्वॉल्व करेगी, ट्रांजेक्शन के समय के जो पार्टनर है उनको इन्वॉल्व करेगी। ये है कि जब थर्ड पार्टी डील कर रही है, अगर उसको पता है, अगर वो ये मान के डील करती है कि रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है, एक और रिटायरिंग पार्टनर ने भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, दो चीजें, पब्लिक नोटिस नहीं दिया और रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है, तब बोला है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया पर थर्ड पार्टी को उस रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा। हाँ जी, अब एक एग्जांपल है, आप लोग बताना। अभी आते हैं अपने नॉलेज इज देयर, नॉलेज, ये वाला। अगर इसको नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या होगा? नॉलेज का मतलब ये कि वो ये उसको उसको ये है कि जो ये सी है, जो आज हो सकता है रिटायर कर चुका है, पर वो ये मान के बैठा है कि सी आज भी पार्टनर। नॉलेज का मतलब क्या है कि वो ये मान के बैठा है कि सी आज भी पार्टनर है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने नोटिस भी नहीं इशू किया हुआ। तो अगर ये दोनों चीजें लगती हैं, थर्ड पार्टी ये मान के बैठी है कि रिटायरिंग पार्टनर आज भी पार्टनर है, और रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया है, तब फिर ये लायबल होगा। दो चीजें हम देखेंगे, क्या क्या? नंबर 1 पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ, नंबर 2 नॉलेज। यहां पर हम भी क्या देखेंगे? पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ, नंबर 2 नो नॉलेज। अब एक एग्जांपल है, ठीक है, अब आ जाओ। कहानी कुछ ये है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं एबीसी कंपनी। होता ही है कि साहब ये रिटायर कर जाता है, ठीक है, पर इस भाई साहब ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ओके, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। फिर ये होता है कि नई फर्म बन जाती है, मतलब सी रिटायर कर जाता है, इसकी जगह नए बंदा आ जाता है, ए बी और डी। और एक थर्ड पार्टी है, वो डील करती है फर्म के साथ, एबीसी कंपनी के साथ, और ये मानकर, इस नॉलेज से डील करती है कि सी पार्टनर है। किस नॉलेज से? सी पार्टनर है। अब ये बताओ कि ये थर्ड पार्टी किन किन लोगों को इन्वॉल्व कर सकती है? ए बी डी, ए बी सी डी, ए बी डी, किसके ऊपर केस कर सकती है? ये है कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन लगेगा। हाँ जी, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा, ध्यान देना।
थोड़ा सा अजीब है टॉपिक। एक्चुअली में अजीब तो क्या है, कानून लगा ले लो, तो कर लो 5 मिनट लो, नहीं आएगा इसका आंसर यार, अरे नहीं आएगा भाई। ए बी डी नई फर्म, नई फर्म पे केस करेगा, पुरानी पे करेगा, दोनों सभी को इन्वॉल्व कर देगा। ए बी और सी 3 पार्टनर है, एबीसी कंपनी है, सी रिटायर कर गया, पर उसने क्या है पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया। होता क्या है, एक थर्ड पार्टी डील करती है और वो ये सपोज करके डील करती है कि सी आज भी पार्टनर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि सी पार्टनर है। अब क्या फर्म की देनदारी बन जाती है, कोई ट्रांजैक्शन में कोई इसने कोई केस करना है, थर्ड पार्टी का मान लो नाम है क्यू। अब ये क्यू किस पे केस करेगा, इस पुरानी फर्म पे, इस नई फर्म पे, या सभी पे, या वो सभी पे कर सकता है। कहा था मैंने मत करो, बस ठीक है, मैंने कहा था मत मत हमारी, ये अजीब सा टॉपिक है, मतलब एग्जाम्पल अजीब सा था। लो भाई आ जाओ, ठीक है अब आ जाओ। ये क्या है, इसके अंदर कानून इनको इसको देता है इलेक्शन का अधिकार, किसको, जो केस करने वाला है। कानून कहता है कि भैया ऐसा है, जिस समय तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस समय तो फर्म थी नहीं, कौन कौन, ए बी और डी, ठीक है, पर तुम ये कह रहे हो कि साहब मैंने जब ट्रांजैक्शन किया उस समय मेरा ये मानना, एक्चुअली में तो मेरा ये मानना था कि सी पार्टनर है, तो मतलब तुम ये मान के बैठे हो कि फर्म है ये जो थी ओल्ड फर्म। जिस समय ट्रांजैक्शन हुई एक्चुअली तो ये फर्म थी, पर तुमने ये सपोज करके ट्रांजैक्शन की। कोई भी डाउट इसके अंदर। अब कानून कहता है कि भैया ऐसा है, एक्चुअली में तो फर्म थी ये, तुमने सपोज की है ये, तो अब या तो तुम अपनी वाले अधिकार के हिसाब से चल लो, या तुम एक्चुअल वाले पे चल लो, तुम दोनों पे नहीं चल सकते हो। तुमने जो सपोज किया है तुम उसी फर्म पे केस कर दो। सपोज वाली कौन सी, एबीसी, जिसको आप बोल सकते हो ओल्ड फर्म। और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब मैं तो आज वाली पे करना चाहता हूं, तो कर लो, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये तो है, एज पर लॉ तो यही फर्म है, तो इस पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर तुम ये बोलोगे नहीं साहब मैं तो सारों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, सारों को नहीं कर सकते, क्यों, सिंपल सा लॉजिक है कि भैया तुमने जब ट्रांजैक्शन किया उस समय एक्चुअली में तो बंदे थे ही ये, पर तुमने जब ट्रांजैक्शन किया तुमने इन लोगों को माना है, जो ऑब्वियस एज पर लॉ तुम इन पे केस कर भी सकते हो क्योंकि उन्होंने नोटिस नहीं दिया हुआ था। तो तुम अपने हिसाब से चलना चाहते हो तो इन पर कर दो, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास अधिकार है, और तुम कानून के हिसाब से चलना चाहते हो कि जो एक्चुअल फर्म है चाहे इन पर कर दो, पर तुम दोनों को नहीं कर सकते हो कि ए बी सी डी सारों पे कर दो, नहीं सर, या तो अपने हिसाब से चलो तो इन पे, कानून के हिसाब से चलो तो इन, तो बोल सकते हैं तुमने जो सपोज किया इन पर, एक्चुअली में जो लोग हैं इन पर, दोनों में से कोई भी, कोई भी डाउट इसके अंदर। हाँ जी, फिर इसको नहीं इन्वॉल्व कर सकते आप, अगर आप नई फर्म पे जा रहे हो तो नहीं कर सकते इसको। हम बोलते हैं ऐसा कि भैया एक तो होती है ओल्ड फर्म, एक होती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जिसको हम बोलते हैं न्यू फर्म। ये कहता है कि भैया ऐसा है, या तो इस तरफ चले जाओ या इस तरफ चले जाओ। कानून तुमको अगर अधिकार दे रहा है ना कि तुम, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग एक्सपेल हो चुके हैं, उनपे भी केस कर सकते हो, तो कानून तुमको कह रहा है कि या तो तुम जो मान रहे हो उस फर्म पे चले जाओ, या फिर जो एज पर लॉ है उस पर चले जाओ। तुम ये उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो कि तुम अपने वाली बात भी रखवा ले रहे हो और जो आज वाली बात है वो भी रखवा ले रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, दोनों में से एक लड्डू खा सकते हो। ये है इसके अंदर। इंग्लिश केस, ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी। देखो वही तो वो कह रहे हैं, अब आप इसको छोड़ दो, वो क्या कहते हैं, पूरी फर्म छोड़ दो,
आपने जैसे बोला कि भाई एक तो सी है जो रिटायर हो गया और सी की जगह डी आया, ऐसा ही कुछ हुआ है। सी रिटायर हो गया, सी की जगह डी आ गया। कानून कह रहा है कि यार अगर तुम जाते हो कि नहीं नहीं साहब मेरे को तो सी को ही पकड़ना है, फिर डी को छोड़ दो यार। क्योंकि अगर तुम ये मान रहे हो कि साहब सी पार्टनर है तो डी तो सी की जगह है ना, फिर इसको छोड़ दो। और अगर तुम ये मानते हो नहीं नहीं साहब मैं तो डी पे जाऊंगा, तो भैया तो सी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक, बिल्कुल 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 कानून कह रहा है कि भैया एक पोजीशन पे सी या डी इनमें से कोई एक बैठा है। सी को हटा के डी आ गया या डी को हटा के सी ले आओ। तुम ये बोलो कि नहीं साहब इस जगह पे मैं दोनों ही बिठा दूंगा, तो वो तो नहीं हो सकता। वो तो तुम्हारे को मतलब तुमको ज्यादा एडवांटेज देने वाली बात हो जाएगी। तो कानून कहता है ये नहीं। एज पर लॉ ये है कि तुमने सपोज किया कि पुरानी फर्म है तो पुरानी फर्म पे केस कर लो, और अगर तुम आज के समय से चलना चाहते हो तो नई फर्म पे केस कर लो। तुम ये नहीं कर सकते कि पुरानी पे भी केस कर दो नई पे भी कर दो, तो वो तो मिसयूज हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया सी निकल गया, सी की जगह डी आ गया। अब एग्जाम्पल के अनुसार ये बनता था कि आपको लगता है कि यार वो सी पे केस कर सकता है, जैसे अपने ने यहाँ एग्जाम्पल बनाया, यहाँ पे अपने तो फर्म का नाम लिख दिया। सपोज वो ऐसे बोल दे कि भैया सी निकल गया, सी की जगह डी आ गया, और सी नोटिस नहीं देके गया है, पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया है। कोई बंदा ये मान के डील करता है कि सी आज भी पार्टनर है, तो वो किस पे केस कर सकता है, सी पे, डी पे, या दोनों पे? बताओ। दोनों में से एक पर। ये ध्यान रखना ना, चाहे तो वो फर्म के नाम से बोल दे, चाहे वो ऐसा बोल दे, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सा ही बनेगा, एक बंदा गया उसकी जगह दूसरा आ गया, कुछ ऐसा सा ही एग्जाम्पल। ओके, दोनों में से एक ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यही तो है, दोबारा बता रहा हूं। सी की जगह डी आ गया, नई पुरानी फर्म सी थी, सी रिटायर हो गया, सी की जगह डी आ गया। ठीक है, बस उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। पब्लिक नोटिस ना देने की वजह से कोई एक बंदा क्यों है जो केस कर सकता है। तो सर बंदा क्यों तो सर इस पोजीशन पे केस कर रहा है ना, इसकी जगह डी आ गया, अब या तो वो इस पे केस कर दे या इस पे कर दे, अब वो दोनों को थोड़ी इन्वॉल्व कर सकता है। आप इस पार्टनर पे केस कर रहे हो, इस पोजीशन पे जिसको अपने बोलते हैं थर्ड पोजीशन। अब इस पे जो आपने जो सपोज किया या तो उस पे केस कर दो, या फिर उसकी जगह जो नया आ गया उस पे कर दो। दोनों में से एक पे कर सकते हो, दोनों पे नहीं कर सकते। ठीक है, सेम लाइक जैसे अपने ने फर्म के तरफ पे बोला या तो पुरानी फर्म पे चले जाओ या नई फर्म पे चले जाओ। अब पुरानी और नई फर्म में चेंज आया क्या है, यहाँ सी है यहाँ डी है, तो या तो सी के खिलाफ चले जाओ या डी के खिलाफ, अगर वो इंडिविजुअली पूछ ले अपने से। ठीक है, अब लिखवा दूं? लिखना तो है ही, लिख लो भाई, हेडिंग डालो। है ही नहीं कुछ आज लिखवाने वाले, इतना है ही नहीं, तो पेज मुश्किल से हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो। कल लिखवाना है, चलो कल लिखवा देंगे भाई, चलो कल लिखवा देंगे भाई। क्या करें भैया, या तो फिर ऐसा कर दो मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। बताओ या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर प्रॉब्लम है तो फिर चाहे कल लिखवा देंगे। So there is a question, sir, the new partner cannot be held liable for any acts of the firm previously. So sir, how the third party can make the new partner liable? अभी आता हूँ इस क्वेश्चन पे। यस या नहीं? ठीक है, अभी रुक जाओ फिर, है ना। आपका जो सवाल है कि भैया जो नया पार्टनर है वो फर्म के सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होगा जो आफ्टर उसके ऐड होने के हुए हैं। यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी जब ये डील कर रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, एबीसी एंड कंपनी है, ये रिटायर हो जाता है 1 जनवरी 2026 को, इसकी जगह 1 जनवरी 2026 को डी आ जाता है। क्यू जो है 10 जनवरी 2026 को डील कर रहा है, ये मानकर किसी पार्टनर है, ये मानकर कि सी पार्टनर है। अब आप ये बताइए कि जब ट्रांजेक्शन हुआ तब पार्टनर कौन था? सी।
पर सी ने इस क्यू ने किसको सपोज किया कि पार्टनर कौन है? सी। जिस समय ट्रांजैक्शन हुई उस समय एक्चुअली में पार्टनर कौन था? ए, बी और डी। पर ये जो क्यू है इसने किसको सपोज किया कि पार्टनर कौन है? सी। क्यू ने किसको सपोज किया? सी। तो आपने जो कहा, समझ आ गई ये बात, कि आपने जो कहा कि भाई बाद ट्रांजैक्शन तो बाद में ही हो रही है, इसी बेस पे तो अपने डी को लायबल कर रहे हैं कि भैया जिस समय ट्रांजैक्शन हुई उस समय तुम पार्टनर थे तो तुम भी लायबल हो सकते हो। ठीक है, अब लिख लो, हेडिंग डाल दो, सीधा हेडिंग डाल दो। हाँ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, या फिर हाँ लिख दो, सीधे सीधे डाल दो, चलो इनकमिंग, सीधे हेडिंग डालो, चलो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर सेक्शन 31, एडमिशन ऑफ पार्टनर सब्जेक्ट टू 31, तो सेक्शन 31, एडमिशन ऑफ पार्टनर सेक्शन 31 में लिखिए, अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन may be, a person may be added as partner in a firm, a person may be added as partner in a firm, a person may be added as partner in a firm with the consent of all the partners, with the consent of all the partners, full stop. A person may be added as a partner with the consent of all the partners, full stop. इसमें लिखिए, the introduced partner, the introduced partner, the introduced partner, the introduced partner, the introduced partner is liable, is liable, the introduced partner is liable only for the acts of the firm. The introduced partner is liable only for the acts of the firm, only for the acts of the firm done after he has become partner. The introduced partner is liable, is liable only for the acts of the firm done after he has become partners. तो कंसेंट और किन एक्ट्स के लिए लायबल होगा, दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। हाँ जी, आगे लिखवा दूं? अब इसमें लिखिए, इसी में कंटिन्यू रखना है, पहला चेंज करके लिखिएगा। सेक्शन 31 डज नॉट गिव द राइट टू ऐड माइनर एज पार्टनर्स। आप ऐसा नहीं कि कंसेंट है तो माइनर को भी ऐड कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं, माइनर तो पार्टनर नहीं बन सकता सिर्फ। सेक्शन 31 डज नॉट गिव द राइट टू ऐड माइनर एज अ पार्टनर, फुल स्टॉप। The admission of new partner shall be subject to contract between partners। अगर पार्टनर्स में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आप कैसे भी किसी को भी ऐड कर लो, कोई सहमति नहीं चाहिए, फिर हो भी सकता है। The admission of new partner shall be subject to contract between partners। अगर उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि किसी को कभी भी ऐड कर लो, कोई कंसेंट नहीं चाहिए, तो फिर ये सेक्शन नहीं फॉलो करेंगे। इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। आप ये सेक्शन आपको माइनर को ऐड करने का अधिकार नहीं देता है पार्टनर। दूसरा, इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। तो फ्री में पूछा जा सकता है इसमें से, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे लिखवा दूं? कौन सा? अ न्यू पार्टनर शैल बी एडेड एज अ पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अनुसार। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि किसी की सहमति नहीं चाहिए तो फिर हम ये सेक्शन नहीं फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि किसी को ऐड नहीं कर सकते हो, फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा गया है पहले हम उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन को फॉलो करेंगे। इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। वो सोगा था भाई। लिखवा दूं आगे? देखिए, दूसरा डालिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ, इतना ही इंट्रोडक्शन एडमिशन में।
Retirement of a partner, section 32. Retirement of a partner, section 32 में लिखा, इसमें लिखिए a partner may retire in following ways. A partner may retire in following ways. A partner may retire in following ways. Number one, a partner may retire in following ways. Number one, as per as per as per contract between partners. As per contract between partners. A partner may retire in following ways as per contract between partners. As per contract between partners. Number one. Number two. Number two. With the consent of all the partners. With the consent of all the partners. Yeah, with the consent of, with the consent of all the partners. Number two. Number three. In case of partnership at will. In case of partnership at will. In case of partnership at will. By giving notice in writing to all the partners. By giving notice in writing to all the partners. Partners में retire पहला as per agreement between partners या contract. Number two with the consent या फिर partnership at will है तो तीसरा ये होगा. In case of partnership at will, by giving notice in writing to all the partners. To all the partners. ठीक है. इसमें लिखिए पैरा चेंज करके where a partner retires where a partner retires where a partner retires comma where a partner retires comma the retiring partner or any other partners where a partner retires the retiring partner or any other partners shall give public notice as to the retirement full stop पैरा चेंज करके लिखिए if public notice has been given 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 the retiring partner if public notice has been given the retiring partner shall not be liable for the acts of firm after public notice. The retiring partner shall not be liable for the acts of firm after public notice. तो इसमें लिखिए पैरा चेंज करके if no public notice has been given the liability of retiring partner if no public notice has been given the liability of retiring partner if no public notice has been given the liability of retiring partner shall be following if no public notice has been given the liability of retiring partner shall be following. Number one if third party deals with the firm believing the fact that retiring partner is partner of firm. If third party deals with the firm believing the fact that retiring partner is partner in a firm, the retiring partner shall be liable
If third party deals with the firm believing the fact that retiring partner is a partner, comma, the retiring partner shall be liable. Shall be liable. Number two, if third party, if third party, if third party dealing with firm, dealing with firm has no knowledge of retiring partner, has no knowledge of retiring partner. The third party dealing with firm has no knowledge of retiring partner. The retiring partner shall not be liable. The retiring partner shall not be liable. जो पहला पॉइंट लिखवाया उसी के बेस पे आप उसकी लायबिलिटी चेक कर लेना. The retiring partner shall not be liable. ठीक है. लिखिए पैरा चेंज करके. The liability of retiring partner, the liability of retiring partner for the acts of firm, the liability of retiring partner for the acts of firm. हाँ जी बिल्कुल रिपीट कर देना. सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट दोबारा बोल दे रहा हूँ. If third party dealing with the firm, if the third party deals with the firm, if the third party deals with the firm having no knowledge of retiring partner, the retiring partner shall not be liable. If third party deals with the firm having no knowledge of retiring partner, the retiring partner shall not be liable. बता देना जब लिख लेना. ठीक है. अब लिखिए the liability of retiring partner, the liability of retiring partner for the acts of firm, the liability of retiring partner for the acts of firm before his retirement, before his retirement, before his retirement may be extinguished, may be extinguished, may be extinguished by agreement, may be extinguished by agreement between 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 retiring partners, by agreement between retiring partners, by agreement between retiring partners, by agreement between retiring partners, comma, third party, and all other partners, and all other partners, and all other partners. ऑल अदर पार्टनर मतलब जितने भी है, चाहे नया पार्टनर ऐड हुआ है उसकी भी कंसेंट चाहिए फिर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है. एंड ऑल अदर पार्टनर्स. ठीक है. अब इसमें लिखिए, इसमें लिखिए वेयर, हाँ इसी में, वेयर थर्ड पार्टी, वेयर थर्ड पार्टी, वेयर थर्ड पार्टी हैज द ऑप्शन, वेयर थर्ड पार्टी हैज द ऑप्शन टू sue, to sue the retiring partner or new partner added, where third party has the option to sue the retiring partner or new partner added, or new partner added in case of retiring partner where third party where third party has the option to sue retiring partner or new partner added. आगे क्या लिखा है? इन केस ऑफ, हाँ ठीक है, इन केस ऑफ न्यू पार्टी एडेड इन प्लेस ऑफ, न्यू पार्टी एडेड इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, comma, he may institute suit against either of one, in place of,
ही मे इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट आइदर ऑफ वन, दोनों के खिलाफ नहीं जा सकते। ही मे इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट आइदर ऑफ वन, आइदर ऑफ वन। ठीक है, केस लिखना स्कार्फ वर्सेस जार्डिन, ब्रैकेट में स्कार्फ वर्सेस जार्डिन। ये रिटायरमेंट वाले में पूछा जा सकता है ऐसा सा क्वेश्चन, तो देख लेना स्कार्फ वर्सेस जार्डिन। ठीक है, इंग्लिश केस लो है तो ये देख लेना। लिखवा दूं आगे, स्कार्फ वर्सेस जार्डिन। अगला पॉइंट लिख दीजिए, कोई बात नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेट चालू कर देंगे, आप लोग लिख लोगे कि आज पढ़ा है तो इसी को लिख लो। हेडिंग डाल दो, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी और डेथ छोड़ सकते हैं। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इसमें लिखिए एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इसमें लिखिए सेक्शन 33, a partner may be expelled, a partner may be expelled, a partner may be expelled from a firm if following conditions are fulfilled. A partner may be expelled from a firm if following conditions are fulfilled, if following conditions are fulfilled, conditions are fulfilled। A partner may be expelled from a firm if following conditions are fulfilled, if following conditions are fulfilled। A partner may be expelled from a firm, eh? A partner may be expelled from a firm if following conditions are fulfilled। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लिख दो, चाहे लिखना है तो लिख दो, कोई बात नहीं, स्कार्फ वर्सेस जार्डिन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लिख दो चाहे। A partner may be expelled from a firm if following conditions are fulfilled। Number one, if the right to expel, if the right is to expel, if the right to expel, if the right to expel is given to partners by contract between them, if the right to expel is given to partners by contract between them, या फिर ठीक है, the contract between, ठीक है ऐसे लिख दो, if the right to expel give, if the right to expel is given to partners by contract between them। Number one। Number two, the right is used, the right is used in good faith of the firm, the right is used in good faith of the firm, in good faith, या सीधा लिखो, the right is used in good faith। Number three, if majority of partners, if majority of partners, if majority of partners, if majority of partners, if majority of partners decides to expel the partner, if majority of partners decides to expel the partner, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइट होनी चाहिए, गुड फेथ होनी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहले। ठीक है, अब इसमें लिखिए, क्योंकि आपके बेरेक में तो नहीं लिखा हुआ, बट अपने को ये सारी बातें लिखनी है, ध्यान रखनी है। में लिखिए, where a partner is expelled, where a partner है ना, पैरा लिखिए, पैरा, where a partner is expelled, where a partner is expelled, where a partner is expelled, EXPELLED, where a partner is expelled, comma, where a partner is expelled, comma, या removed लिख लो यार, where a partner is expelled, comma, the removed partner or other partners, the removed partner or other partners, the removed partners or other partners shall give public notice, or other partners shall give public notice, shall give public notice, shall give public notice। If partner is expelled, the removed partner or other partners shall give public notice, full stop। देखिए, if public notice has been given, as it is सेम ही लिखवा रहा हूँ, बट लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे भी पढ़ो तो ध्यान रहे। If public notice has been given, if public notice has been given, if public notice has been given, the expelled partner, if public notice has been given, the expelled partner shall not be liable, if public notice has been given, the expelled partner shall not be liable
for the acts of the firm. If public notice has been given, the expelled partner shall not be liable for the acts of the firm after public notice. After public notice. After public notice. After public notice. आगे लिखवा दूं. If no public notice has been given, 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 the liability of expelled partner shall be following. The liability of expelled partner shall be following. If no public notice has been given, the liability of expelled partner shall be following. तो लिखिए shall be following. Number one, if third party deals with the firm, believing the fact, if third party deals with the firm believing the fact that expelled partner is a partner of firm, if third party deals with the firm believing the fact that expelled partner is a partner in the firm, that expelled partner is a partner in the firm, if third party deals with the firm believing the fact that expelled partner is a partner in the firm, comma, he shall be liable to third party. He shall be liable to third party. दूसरा, if third party dealing with the firm, yeah, if the third party, if the third party dealing with the firm, if third party dealing with the firm, if third party dealing with the firm has no knowledge, if third party dealing with the firm has no knowledge, if third party dealing with the firm has no knowledge, if third party dealing with the firm has no knowledge of expelled partner, he shall not be liable. Of expelled partner, he shall not be liable. He shall not be liable. जी आगे लिखवा दूं. ठीक है, लिख लीजिए. The liability of expelled partner, the liability of expelled partner for the acts of firm, the liability of expelled partner for the acts of firm, the liability of expelled partner for the acts of firm, the liability of expelled partner for the acts of firm, the liability of expelled partner for the acts of firm may be extinguished by contract between expelled partner, third party and all other partners. तीनों लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. The liability of expelled partner for the acts of firm before expulsion may be extinguished by contract between expelled partner, third party and all the other partners. Full stop. इतना बहुत है. क्या अब इसमें आगे लिख लो. जो स्कार्फ वर्सेस जार्डिन है वो यहाँ भी लगेगा. ठीक है, कि अगर आप इन पे केस कर सकते हो, यहाँ भी अगर ऑप्शन बनेगा तो एक तरफ जाओगे. अब लिख लीजिए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर between by contract between expelled partner, third party and all other partners. Expelled partner, third party and all other partners. बस है रिपीट था. अब इसमें लिखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर लिख रहा है. लिखिए where a partner is adjudged as insolvent, where a partner is adjudged
where a partner is adjudged as insolvent, he shall he shall cease to be a partner. He shall cease to be a partner in the firm from the date of order of insolvency. Where a partner is adjudged as insolvent, where a partner is adjudged as insolvent, he shall he shall cease to be a partner. He shall cease to be a partner from the date of order of insolvency. Full stop. Full stop. पैरा चेंज करके the firm the firm shall not be liable for any acts of the firm for any acts of the partner. The firm shall not be liable for any acts of the partner after insolvency. For any acts of the partner after insolvency. The firm shall not be liable for any acts of the partner after insolvency and after order of insolvency, and the partner shall also not be liable not be liable shall not be liable for the acts of firm after insolvency. Firm shall not be liable for the acts of partner after insolvency, and partner shall not be liable for the acts of firm after insolvency. हाँ जी, आगे लिखवा दूं? आफ्टर इंसॉल्वेंसी बता देना जब आगे लिखवाना हो तो। अब इसमें स्टार बना के लिख दो, नो पब्लिक नोटिस। इससे ज्यादा बताया, बस लिखने में ज्यादा आता है। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। पब्लिक नोटिस की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। रिटायरमेंट एक्सपल्शन में है, यहाँ से बस स्टार बना के लिख दो, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, ताकि याद रहे कि अगर एग्जाम्पल आ जाए और उसमें बोल दे पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक नोटिस दिया या नहीं दिया। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। फिर उसमें अगला लिख दीजिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 35। where a partner dies where a partner dies where a partner dies, he ceases to be a partner in the firm. Where a partner dies, he ceases to be a partner in the firm. He ceases to be a partner in the firm. Exist या exit. Where a partner dies, he ceases to be a partner in the firm. कैसे बोल सकते? Partner dies, his partnership ends. He ceases to be a partner in the firm. Full stop. Any acts of the firm after the death of partner. Any acts of the firm after the death of partner. Any acts of the firm after the death of partner. The partner shall not be liable. The partner shall not be liable. Full stop. पैरा चेंज करके लिखना। For any acts of the firm before death of partner, the estate of partner shall be liable. The estate property of partner shall be liable. The estate of partner shall be liable. For any acts of the firm before death of partner, ठीक है, the estate of partner shall be liable. पार्टनर को तो कहाँ से लाइबल करते हो, उसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे ना। The estate of partner shall be liable. कोई बात नहीं, एक ही बात। हाँ जी, लिख लिया? आगे बता दूं? 2 लाइनें बाकी हैं सिर्फ। अरे राम, एक लाइन खींचा। अच्छा, बस अब स्टार बना के लिख दो, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। याद रखना, पब्लिक नोटिस कुछ मैटर नहीं करता। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ठीक है। अब
अब स्टार बना के लिखो, रिटायरमेंट, थोड़ा अगले पैरा में लिखो, रिटायरमेंट कॉमा एक्सपल्शन कॉमा इंसॉल्वेंसी कॉमा डेथ, रिटायरमेंट एक्सपल्शन इंसॉल्वेंसी डेथ ऑफ अ पार्टनर डज नॉट डिसॉल्व द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खुद से डिसॉल्व नहीं हो जाएगी कि अगर पार्टनर चला गया या निकाल दिया, मर गया, इंसॉल्वेंसी डज नॉट डिसॉल्व द पार्टनरशिप। ठीक है, खुद से नहीं डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनर की, अपने आप पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, कोई भी डाउट अभी तक, ताकि मैं इसका आपको क्वेश्चन बता दूं आपसे कैसे आ सकता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर, ऐसे करके पूछेगा देखो, इफेक्ट क्या होते हैं रिटायरमेंट के, इफेक्ट क्या होते हैं डेथ के, इफेक्ट क्या होते हैं इंसॉल्वेंसी के, इफेक्ट क्या होते हैं एक्सपल्शन के। या ऐसे पूछ सकता है कि पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, पार्टनर कब निकाला एक्सपल हो सकता है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, ऐसे करके। उसके अलावा कल अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा राइट्स। ये जो पार्टनर जा रहे हैं, मान लो कोई रिटायर हो रहा है, कोई एक्सपेल, इनकी कोई राइट्स है क्या। जैसे कि हम पढ़ेंगे भाई ये लोग सेम बिजनेस कर सकते हैं, तो ऐसे करके अपने पढ़ेंगे भाई इनके कोई राइट्स हैं या नहीं है। तो वो सब अपने, तो वो राइट्स किसके होंगे, इन पार्टनर्स के। जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायर होके जा रहा है, जिसको निकाला जा रहा है, डेथ और इंसॉल्वेंसी वाले के तो क्या ही होंगे, बट जो रिटायर होके जा रहा है, जिसको निकाला जा रहा है, उनके क्या राइट्स है। ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। जो टॉपिक जितना इजी होगा वहां से उतने ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है। आपको कोई भी सवाल है तो पूछ लो। क्लास आपकी थोड़ी लंबी चली है आज, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की छुट्टी है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास की छुट्टी रख लो, सीपीसी क्लास करें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस इतनी फालतू के अंदर मन मार के क्लास करवाने क्या फायदा। फिर अभी आधे आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद तो क्या, आधे पौने घंटे बाद क्लास होगी, फिर 3 बज जाएंगे, फिर सारा शेड्यूल खत्म हो जाएगा, शेड्यूल बिगड़ जाएगा, हम लोग खुद भी नहीं कर पाओगे क्लास। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म। शाम को करेंगे सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है, आप लोग रेस्ट कर लो। शाम वाली सीपीसी क्लास होगी। ठीक है, ओके, सीपीसी क्लास होगी, जजमेंट राइटिंग की क्लास होगी। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। क्या हो गया?